This is UPSC Times India and from this channel I am going to interact to you. ये UPSC टाइम इंडिया का चैनल है जिसके थ्रू मैं आप सबसे इंटरेक्शन करूँगा और जो UPSC रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती हैं या उनको लेकर कुछ डाउट्स होते हैं देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. सो आई एम मयंक चौधरी, मेरा नाम मयंक चौधरी है. मैं 2019 बैच IPS ऑफिसर हूँ एंड हिमाचल प्रदेश मेरा कार्डर है एंड करंटली आई एम पोस्टेड एज ASP चंबा. अगर मैं अपनी UPSC जर्नी के बारे में बताऊं तो अर्लियर आई वॉज इन बैंक. जब मैं इलाहाबाद बैंक में ऐसा PO था तब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता लगा कि UPSC नाम की भी कोई चीज़ होती है एंड थ्रू विच वी गेट इनटू IAS और IPS. फिर उसके बाद मैंने 2015 में मैंने अपनी बैंक को जॉब की डिज़ाइन किया एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. 16 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था एंड 16 में ही मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी पर अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हुआ था. देन 17 में अगेन मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था एंड फाइनली 18 आई वाज एबल टू क्लियर द UPSC. 17 में मैंने UPSC का एक एग्ज़ाम और होता है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, उसको मैंने निकाला था एंड आई गॉट इनटू CRPF. सो दिस इज़ माई UPSC जर्नी. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहाँ पे हम बात करते हैं प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के बारे में. प्रीलिम्स आज तक मेरा कभी नहीं रुका, चाहे 16 का दिया हो, 17 दिया, 18 दिया, देन मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का भी दिया. उसका वन ऑफ द मेन फैक्टर ये था कि जब भी मैं प्रीलिम्स लिखता था तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे 100 में से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. मेरा सीधा सा फंडा ये होता था कि मुझे उस कट ऑफ को क्लियर करना है. अब आपको भी अगर पता होगा तो UPSC का जो कट ऑफ है वो हार्डली 102, 104, 106 या 100, 106 ऐसे जाता है. अगर आप ये प्रीलिम्स के पेपर को थोड़ा एनालाइज करो तो अराउंड 100 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें 20 क्वेश्चंस आप मान के चलो कि कुछ ना कुछ बाउंसर होंगे. वो बाउंसर क्वेश्चन को आपको एज इट इज़ छोड़ देना है. 20 क्वेश्चन आप मान चलो आपको अटैम्प्ट नहीं करना है अनटिल अगर आपको उनमें से कुछ आता हो तो. बचे 80 क्वेश्चंस. 80 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि जो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस अगर कोई अच्छा एस्पिरेंट होगा जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी उन 40 क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर लेगा. तो मान के चलते हैं कि अगर 35 to 40 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए तो आपने 70 to 80 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए. अब आपको केवल और केवल 30 मार्क्स की फ़ाइट और करनी है और अभी भी आपके पास 20 क्वेश्चन जो बाउंसर थे उनको आपने छोड़ दिया, 40 क्वेश्चन जो आपने और अटैम्प्ट किए 60 क्वेश्चन, मतलब अभी भी आपके पास 40 क्वेश्चन हैं. उन 40 क्वेश्चन में केवल आपको 15 क्वेश्चन और सही करने हैं जिससे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए. अब वो 40 क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजिंग या फिर डाइसी क्वेश्चन. उनमें आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, अपनी नॉलेज उन सबको यूज़ करना है जिससे कि आप उन 40 में से 15 क्वेश्चन सही करो और नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो. और UPSC का सीधा सा फंडा है कि जितनी आपकी UPSC में जितना ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उतना ही ज़्यादा आपकी सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे. तो प्रीलिम्स का सीधा फंडा है कि 20 क्वेश्चन हर साल बाउंसर ही आएंगे जिनको कि आपको लीव करना है. रेस्ट 80 क्वेश्चन में से 40 आप सही करके आओ और उसके बचे 40 क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनमें आपको चाहिए कि यू शुड प्ले वेरी सिंसियरली. देखो कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ताकि निगेटिव नहीं होने चाहिए. उसके बाद आता है UPSC की तैयारी मैंने कब शुरू की. तो UPSC की तैयारी मैंने आपको बताया कि 2015 में मैंने बैंक की जॉब छोड़ी. अराउंड आई थिंक दिवाली के टाइम पे मैंने छोड़ी थी जॉब. उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और 16 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था. मेंस की स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो मेंस में देखो, आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले मेंस होना चाहिए. कभी आप प्रीलिम्स को फोकस करके तैयारी नहीं करनी चाहिए. अगर आपका मेंस स्ट्रांग है, अगर आपने मेंस को अच्छे से तैयारी की हुई है देन फॉर्चुनेटली आपको प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा. पर मेंस को करना कैसे है? मेंस के लिए जो बेसिक फंडामेंटल बुक्स होती हैं जैसे कि NCERTs होती हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, उसके बाद इकोनॉमिक्स और भी जो इन्वायरमेंट की आती है, शंकर IAS आती है, तो ये सब बुक्स आपको थॉरोली पढ़नी है. देखो UPSC निकालने का सबसे, अगर आप बोलो कि मैं क्या मानता हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा आपकी मेंस या प्रीलिम्स या इंटरव्यू भी आपकी क्लियर करने की आपकी उतनी ज़्यादा सक्सेस रेशो बढ़ जाएगी. थर्डली आपको फोकस करना है अपनी आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, और आपको फोकस करना है अपने करंट अफेयर्स में. करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में. चाहे आप GS1 उठा लो, GS2, GS3, GS4, इवन इंटरव्यू एंड इवन एसेज, हर जगह आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है करंट अफेयर्स.
तो कोशिश ये करनी है कि करंट अफेयर्स एट मैक्स जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स को फोकस करना है। और जैसे मैं बताऊं, मैंने 3 जगह से करंट अफेयर्स किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया था विज़न आईएएस की मैगज़ीन पढ़ता था मैं, आईएएस बाबा का पढ़ता था, और लर्निंग स्पेस डिजिटल करके एक वेबसाइट है जिसमें कि वो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के एडिटोरियल सेक्शन को बहुत ही अच्छे कवर करते थे। वो पेड चैनल है, वो मैंने लिया था, लर्निंग स्पेस डिजिटल। आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सही चैनल लगा था मुझे, क्योंकि उसकी वजह से मेरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा क्लियर हुई थी। मेरी इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी मैंने, तो इंटरव्यू मैंने जैसे बताया कि जितना ज़्यादा आपका मीन्स स्ट्रांग होगा, इंटरव्यू आपको ऑलरेडी उतना ही क्लियर होता जाएगा। इसलिए इंटरव्यू के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने फंडामेंटल्स स्ट्रांग किए हैं, अगर आपने मेंस की अच्छी प्रिपरेशन की है, तो इंटरव्यू का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं क्लियर कर सकते। और अब बात आती है यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ लेंगे, जब आप स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब आप एनसीईआरटी दोबारा पढ़ेंगे ना, आपको ये पता लगेगा कि उन छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बहुत ज़्यादा डीप सेंस के साथ नॉलेज इन्फ्यूज़ की गई है। और यही हमारी आंसर राइटिंग की भी स्किल होनी चाहिए कि जब भी आप आंसर लिखेंगे यूपीएससी मेंस का, तो आपके अंदर ना छोटे पैराग्राफ्स में पर आपकी नॉलेज उसमें कंडेंस होनी चाहिए। मेरा कहने मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि यूपीएससी मेंस में अराउंड 200 वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं। अब आपके पास नॉलेज होती है, पर आप इस 200 वर्ड में अपने आंसर को कैसे समराइज़ करते हैं, दैट इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो उसके लिए आप जब एनसीईआरटी पढ़ना, तो आप देखना कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कितनी अच्छी बातें लिखते हैं, कितनी अच्छी लाइन्स यूज़ करते हैं। वो आपका एक एसेट होना चाहिए। इसलिए जब एनसीईआरटी पढ़ो तो ये देखो किस तरह एनसीईआरटी में लिखी गई है, एंड सेम अप्रोच वी हैव टू यूज़ इन अवर आंसर राइटिंग। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ये है कि ज्योग्राफी में मैंने मृणाल में एक राजतनिल मैम के वीडियो लेक्चर्स थे, मैं वो देखता था। तो मैं क्या करता था कि जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, तो क्लाइमेटोलॉजी का मैंने लेक्चर सुना, एंड इमीडिएटली वही चीज़ मैंने एनसीईआरटी से रीड आउट किया। सेम ऐसे ही मैं क्या करता था कि हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए आपने 1905 में सूरत स्प्लिट पढ़ा, तो सूरत स्प्लिट आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ा, उसी टाइम में एनसीईआरटी से भी पढ़ता था। तो मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि एनसीईआरटी पढ़ के रख दिया, उसके बाद मैंने दूसरी बुक उठाई है। साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहिए। इसी तरह अगर आप कोई भी पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉवेल्स प्लान पढ़ते हैं 1944 का, जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो आप वॉवेल्स प्लान आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ लिया, उसके बाद आप देखो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तब आपकी जो नॉलेज है ना वो क्लब होती है, और उससे आपका नॉलेज बेस बढ़ता है। तो कभी भी एनसीईआरटी इन सिलोज नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि मतलब आपने बस पढ़ा और आपने उसको रख दिया, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी आपकी एक तरह से प्रोसेस में रहनी चाहिए। आप जो भी चीज़ कहीं से पढ़ते हो, आप देखो अगर एनसीईआरटी में उसका कहीं ना कहीं जिक्र है तो एनसीईआरटी आप पढ़ लो, और एनसीईआरटी में देखो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ दी हुई है। इवन एनसीईआरटी में जो डू यू नो वगैरह के जो छोटे छोटे से बने होते हैं, या फिर डिड यू नो सा बना होता है, या पीछे समरी दी होती हैं, और जो उसके पीछे एक्सरसाइजेज दी होती हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। उससे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हेलो अंजलि, आप पूछ रहे हो कैन वी प्रिपेयर फॉर द मेंस इन 3 मंथ्स। तो देखिए ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि आप 3 मंथ्स में मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेंस एक बहुत ही बड़ा एक आस्पेक्ट है सिलेक्शन का, और मेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि आप मेंस में आप सोचो, आप ऐसे राइटिंग करते हो, ऐसे का एग्ज़ाम देना होता है आपको, फिर आप 4 जीएस के पेपर लिखते हो, देन आपको ऑप्शनल लिखने होते हैं। तो अराउंड आपको इतने सारे एग्ज़ाम लिखने हैं, तो 3 मंथ्स तो मुझे नहीं लगता सफिशिएंट है। हाँ, पर अगर आपने 1 ईयर मैं मानता हूँ 1 ईयर एक सफिशिएंट टाइम है जब आप अपने आप को एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हो। 1 साल की आपकी नेट प्रैक्टिस चाहिए। नेट प्रैक्टिस करने मतलब है 1 साल आपका पूरा अटेंशन चाहिए। उसके बाद अगर आप 3 इयर्स जो पीरियड होता है आफ्टर प्रीलिम्स, वो केवल एक रिवीजन के लिए होता है। उसमें आप बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम पता नहीं चलता कब बीत जाता है। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जैसे मेंस आता है, उस टाइम पीरियड में आपको सारा सब कुछ रिवाइज़ करना होता है, आपको अपना ऑप्शनल देखना होता है, इवन आपने जो भी नोट्स बनाए हैं वो सब रिवाइज़ करने होते हैं। तो 3 मंथ्स तो एक तरह से आपका रिवीजन में ही निकल जाता है। तो बेस्ट ये है कि आप कम से कम 1 साल के प्रिपरेशन रखें, और 1 साल के बाद जब आप होगा तब आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जय हिंद किशन, जय हिंद पवन। आप पूछ रहे हैं सर आप कितना टाइम तक पढ़ाई करते थे। सी किशन, मेरा जो पढ़ने का स्ट्रेटजी था वो मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ता था। तो अराउंड मैं 4:30 उठ जाता था मॉर्निंग में। फिर 4:30 टू 7:30 मैंने अपना ऑप्शनल के लिए फ़िक्स किया हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मेरा ऑप्शनल था साइकोलॉजी।
तो मैं मॉर्निंग में 4:30 to 7:30 साइकोलॉजी पढ़ता था, देन मैं थोड़ा चाय वाय पिया या फिर न्यूज़पेपर आ जाता था, उसके बाद थोड़ा 1 घंटे वो सब किया, देन 8:30 अराउंड में थोड़ा सो जाता था, अराउंड 9:30 फिर उठता था, फिर 9:30 to 12:30 फिर मैं 3 घंटे का एक मेरा शिफ्ट होता था, फिर 12:30 के आसपास कुछ लंच वंच किया, फिर थोड़ा सो जाता था, फिर अराउंड 2:30 उठता था, फिर 2:30 to 5:30 या 6 फिर एक मेरी शिफ्ट होती थी, फिर अराउंड 6 उठा, फिर थोड़ा बहुत अपना आपको चाय वाय पिया या फिर बगल में जैसे कहीं थोड़ा वॉक करने चला गया 15-20 मिनट्स के लिए, देन अराउंड 7 अगेन मैं जाता था पढ़ने के लिए, फिर 7 to 9:30 या 9 तक पढ़ता था, फिर डिनर किया, फिर उसके बाद 1 घंटा और पढ़ा, फिर अराउंड 10-10:30 या 11 तक सो जाता था, फिर अगेन आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो इस तरह से मेरा शेड्यूल रहता था ये, पर मैं मॉर्निंग उठ के पढ़ने वालों में था, तो ये मेरा शेड्यूल था। जो लेट नाइट होते हैं तो उनकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, बट मोर ओवर आप अगर 10 घंटे के आसपास अगर टाइम निकालते हैं, देन आई थिंक यू कैन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सर मीडियम की कोई बैरियर नहीं है क्या प्रिपरेशन में? एज सच देखो रवि, मीडियम का कोई बैरियर नहीं है। हाँ, लोग ये बोलते हैं कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे मेरे बैचमेट हैं जो कि हिंदी मीडियम से भी हैं, एंड दे आर इन टू सम IAS IPS एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो। सो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सही प्रिपरेशन करते हो, आपको सही मटेरियल मिलता है एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, देन आई थिंक आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो डोंट थिंक कि मीडियम इज़ द बैरियर। आप ये बिल्कुल माइंड से हटा दो। आई एम कन्फ्यूज अबाउट वेदर टू इंगेज इन UPSC स्टेट पीसेस। सी अंजलि, ये आप अपने कैलिबर पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टेट पीसेस देना आसान है या फिर UPSC। देखिए UPSC में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है कंपैरिजन टू स्टेट पीसेस। स्टेट पीसेस में कहीं ना कहीं थोड़े से जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक फैक्चुअल ज़्यादा बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड कम होता है, और UPSC थोड़ा नॉलेज बेस्ड मानता है। तो मेरे साथ में जैसे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका साथ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप नॉलेज बेस्ड ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, देन गो फॉर UPSC। अगर आपको लगता है आप फैक्चुअली ज़्यादा स्ट्रांग हो, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर द PCS। मैं अपना एग्जांपल दूँ तो जैसे मुझे ना फैक्चुअल इतना याद नहीं होता था, मतलब मैं रट नहीं सकता था ज़्यादा चीज़ें। सो मेरा ये था कि मैं मतलब नॉलेज और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा विश्वास रखता था, तो इसलिए मैंने हमेशा UPSC ही दिया। मैंने आज तक स्टेट पीसेस दिया ही नहीं था। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर। जो भी है आप अपने हिसाब को एनालाइज ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। नो वन कैन एनालाइज यू मोर देन बेटर यू कैन। उसके बाद आता है कि UPSC के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो UPSC में करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि 2 साल का चाहिए, बिकॉज अगर आप 2 साल का करंट अफेयर करके जाते हो ना, देन आई थिंक आप चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे जहाँ भी होगा, आपका नॉलेज भी अच्छा होगा, एंड देन यू कैन कनेक्ट कि पास्ट में क्या हुआ था और आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है एंड व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। तो आप तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। UPSC में न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछते हैं। न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं द हिंदू फॉलो ही करता था, मोस्ट प्रोबेबली सभी हिंदू पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर ऐसा है नहीं है कि आप फिर 2-2 4-4 घंटे आप उसी में लगा दो। मेरा फंडामेंटल था कि मैं हाफ़ एन आवर पढ़ता था, हाफ़ एन आवर आई यूज़ टू गो थ्रू, और ये देख लेता था न्यूज़ में चल क्या रहा है। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लर्निंग स्पेस डिजिटल एक है, मैं उसको फॉलो करता था। तो उसमें बहुत ही अच्छा एडिटोरियल एनालिसिस होती थी, मैं उसी को फॉलो करता था। बस मैं न्यूज़पेपर ये पढ़ता था कि जानने के लिए कि न्यूज़ में चल क्या रहा है, सो डैट आई शुड नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। UPSC में मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है? मैगज़ीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे कि मैगज़ीन वही है जैसे मैं फॉलो करता था विज़न IAS और IAS बाबा। सो आप देख लो, मैगज़ीन तो पढ़नी चाहिए। करंट अफेयर मैगज़ीन इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी आपको पता होता है कि करंट अफेयर में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बना सकते एज सच, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक मैगज़ीन होती है, वो आपको कंप्राइज करके समराइज़ करके चीज़ें देती है, जो कि बेहतर होता है, टाइम बचता है, एंड यू आर मोर फोकस एंड डेडिकेटेड। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मैं डेली कितने घंटे पढ़ाई करता था, मैंने अपना शेड्यूल बता ही दिया है। अराउंड 10 to 12 आवर्स मेरी अपनी रहती थी पढ़ाई करने की चीज़ें। फिर आपने कौन कौन से सोर्सेज या बुक लिस्ट फॉलो किया था? तो नॉर्मली जो सारे आपने टॉपर सुने होंगे, सबके सोर्सेज एक जैसे ही होते हैं कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होती है, और हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गई, ज्योग्राफी में NCERT हो गई, इकोनॉमी में मैंने मृणाल लेक्चर्स फॉलो किए थे, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS मैंने फॉलो किया था, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड NCERT मैंने बता ही दिया। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया कि IAS बाबा, विज़न IAS और लर्निंग स्पेस डिजिटल के मैं वीडियोज़ देखता था। फाइनली और कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सांगवान था, एक बुक और है नितिन सिंघानिया, एक्चुअली मैंने वो नहीं पढ़ी थी, नितिन सांगवान की एक बुक है वो मैंने पढ़ी थी। एंड GK टुडे का भी मैंने कल्चर में मटेरियल पढ़ा था।
तो ये मेरे सोर्सेज थे। मैंने ऐसे राइटिंग कैसे की थी, तो ऐसे राइटिंग मैंने बताया कि जितना आपका नॉलेज बेस अच्छा होगा आप उतना अच्छा ऐसे लिखोगे। और ऐसे में ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे याद है 2018 में जब मैंने ऐसे लिखा था, तो उसमें कुछ ऐसे आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस जो हमारे कस्टम्स होते हैं, कि कस्टम अच्छे होने चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो करना चाहिए। और वो अगर आपको याद होगा इशू था साबरीमाला टेम्पल वाला, कि भाई साबरीमाला का एक अपना कस्टम है पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मतलब एवरीवन इज़ इक्वल। तो ऐसे वाले ऐसेज में मैंने शुरुआत ऐसे की थी। अब ये क्रिएटिविटी है, ये आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी तो मैंने ऐसे लिखा था कि अगर एक कोई तालाब है और उसका पानी अगर बहुत सालों तक ऐसे पड़ा रहे और अगर उसमें कुछ नहीं हो तो धीरे धीरे पानी सड़ जाएगा, और वो सड़ा पानी होगा, जो पानी सड़ जाएगा वो सोसाइटी को भी सड़ाएगा, इट विल रॉट इन दी सोसाइटी। सो सेम हमारे ऐसे कस्टम हैं, जो कस्टम हमारे बने थे उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो कस्टम सही। अब अगर सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों की थॉट चेंज हो रही है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, तो वो कस्टम्स जो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें चेंज नहीं लाएंगे तो वो कस्टम भी कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हैं, वो सोसाइटी को सड़ा सकते हैं। तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, कि मतलब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं। सेम ऐसे कस्टम भी हैं कि कस्टम में भी कहीं ना कहीं उन रूढ़िवादियों जो थॉट होती है उनको आगे छोड़कर, एंड वी शुड अडॉप्ट दी मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये क्रिएटिविटी है। तो आप अपने कुछ भी क्रिएटिव अंदाज से ऐसे लिख सकते हैं, बट आई थिंक कि जब भी आप ऐसे लिखें फ्लैट नहीं होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव एंगल होना चाहिए। कुछ स्टोरी से आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे एक मेरा फ्रेंड है उसने स्टोरी से शुरुआत किया था ऐसे की। तो कुछ एक अच्छा होना चाहिए, मतलब जब रीडर पढ़े तो उसको लगे कि मतलब वाओ, मतलब एक फ्लैट जैसा नहीं होना चाहिए कि कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं पढ़ रहा है वो, उसको कुछ एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग चीज़ मिलनी चाहिए। कुछ पूछते हैं कि मैंने अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप जब पढ़ाई शुरू कर देते हो, जब आप मेंस करते हो, तो आप साथ ही साथ आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी, तो जैसे मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ता था तो मेरी आदत थी कि मैं लिख के ही पढ़ता था। तो मैं क्या करता था, जैसे कोई चीज़ पढ़ी तो मैं उसको लिखूँगा या उसका फ्लो चार्ट बनाया या कोई डायग्राम बनाया। तो मतलब ये मेरी धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस में आ गई थी कि मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो आज भी मतलब मेरे हाथ चलते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली मैं कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम या वेन डायग्राम कुछ भी ऐसे मैं अपने आप जनरेट करता रहता हूँ। तो आई थिंक कि आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस शुरू करें तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ पूछते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ऑप्शनल आपको वो चूज़ करना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट का हो। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी मैंने कैसे चूज़ किया था कि जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया तो बहुतों ने बोला कि ज्योग्राफी लेनी चाहिए, कुछ ने बोला पबैड लेना चाहिए, किसी ने बोला सोशियोलॉजी लेना चाहिए। तो साइकोलॉजी का एक्चुअली हुआ क्या कि जब पढ़ाई शुरू की तो एथिक्स के लिए हमें क्लास 11 और क्लास 12 की साइकोलॉजी पढ़नी होती है। तो जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे ना मुझे उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं अब साइकोलॉजी ही लूँगा, एंड साइकोलॉजी से ही मेरा अच्छा रहा, एंड आई स्कोर्ड वेल इन साइकोलॉजी ऑल्सो। तो आप वही ऑप्शन चूज़ करो जो आपके इंटरेस्ट को मैच करता हो। पवन पूछ रहे हैं कि सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका क्या कारण लगता है। देखो ऐसा परसेप्शन इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग लेते ज़्यादा बच्चे हैं। आज की डेट में अगर आप 12th के बाद अगर आप बच्चों से पूछो कि वो कौन से स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हैं, तो अगर 100 बच्चे हैं मान लो, तो अराउंड मैं कह रहा हूँ 60 बच्चे जो होंगे वो इंजीनियरिंग ही लेंगे। 40 में से कम 10-20 होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड जाएंगे, बाकी 10-20 कुछ बीए या इस सब चीज़ों में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब वहीं से एक रेशियो चला आ रहा है, तो आप खुद एनालाइज कर लो कि जब 12th के बाद में ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो सिलेक्शन रेशियो भी उनका ज़्यादा दिखता है। इसलिए ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा ये मान सकता हूँ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से आपका एप्टीट्यूड जो होता है वो थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है, जिसकी वजह से शायद आपकी आंसर राइटिंग में या आपके इंटरव्यू में या कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ मैंने बताया बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से बीए किया हुआ है, एंड दे आर इन अ वेरी वेरी हाई सर्विसेज एंड दे आर डूइंग गुड। तो ये सब जो मेंटल ब्लॉक्स हैं इनसे दूर रहो, आप बस अपनी तैयारी पे फोकस करो। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हो एंड इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन कहीं रुकेगा। प्रकाश पूछ रहे हैं कि एथिक्स की जो स्ट्रेटजी है क्या होनी चाहिए। एथिक्स के लिए देखिए मैंने सिंपल सा अप्रोच किया था कि एथिक्स में मैंने एक अवधेश एकेडमी करके है, तो मैंने अवधेश एकेडमी के लेक्चर्स फॉलो किए थे। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें थी जो बलियान आईएएस की एक है वहाँ के एथिक्स के नोट ले आया था, और विज़न आईएएस के भी ले आया था।
तो जो चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा अप्रोच ऐसे होता था कि जो मैं वीडियो में सुनता था उसके बाद मैं उसको ऑन द तुरंत ही मैं किसी ना किसी चीज़ से पढ़ता था। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अवधेश एकेडमी में जब लेक्चर था मान लो कि थ्योरीज़ का, कि डियोंटोलॉजिकल थ्योरी या फिर यूनिवर्सलिज्म थ्योरी जो भी हैं, तो इनको मैं क्या करता था, विज़न आईएएस और बलियान आईएएस से एक बार पढ़ लेता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब कि उसके बाद अब धीरे धीरे ना जैसे जैसे आप एथिक्स पढ़ते हो, और एथिक्स पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे हम बचपन में मॉरल स्टोरीज़ पढ़ते हैं ना, उस फ्रेमवर्क से पढ़ना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं 1 वीक का टाइम लगा लिया, 1 वीक में एथिक्स ख़त्म करनी है। एथिक्स वो चीज़ नहीं है। एथिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि यू शुड फील, यू शुड इंटरनलाइज द सब्जेक्ट, तब आपको एथिक्स समझ में आएगी। एथिक्स को आप रट के अगर आप जाओगे या आपने पढ़ लिया और आपको समझ नहीं है, आपके आंसर्स में कभी भी परफेक्शन नहीं दिखेगा। तो एथिक्स का सब्जेक्ट बहुत ही ऐसा है कि आप उसको समझो, उसको जानो। जैसे उसमें कोई थ्योरी दी है तो उस थ्योरी को समझो क्या है। जब आप केस स्टडी सॉल्व करते हो तो केस स्टडीज़ में देखो कि आप अपना कितना मॉरल एंगल लगाते हो, आपका मॉरल कंपस क्या है। वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो एथिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। एथिक्स को मैं मानता था हमेशा, जब मैं पढ़ता था तो मैंने तो फिक्स कर लिया था कि डेली हाफ एन आवर या 40 मिनट मैं कम से कम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एथिक्स पढ़ता रहूँगा। धीरे धीरे वो मॉरल स्टोरी जैसा मेरे लिए बन गया। और उसके बाद एथिक्स में आई थिंक मेरे 108 मार्क्स आए थे, एंड वो काफ़ी डिसेंट मार्क्स हैं इफ़ यू सी द यूपीएससी आंसर नंबर्स। सो इसलिए एथिक्स को आप ऐसे करो। एथिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फारूक पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी कौन सी होनी चाहिए, न्यू या ओल्ड? तो ओल्ड एनसीईआरटी इज़ मच बेटर। ज्योग्राफी की आप नहीं पढ़ सकते हो, पर हिस्ट्री की तो आज भी ओल्ड एनसीईआरटी इज़ मच बेटर है। पॉलिटी की आप न्यू पढ़ लो, और उसके बाद एनसीईआरटी ज्योग्राफी की आप न्यू पढ़ लो। उसके बाद प्रकाश पूछ रहे हैं सर व्हाट वी शुड डू फॉर पर्सनालिटी बिल्डिंग। पर्सनालिटी बिल्डिंग देखो धीरे धीरे अपना पाती है। आप कॉन्फिडेंट रहो, जो आप पढ़ते हो उसकी समझ रखो। देखिए आप एक पॉलिटिशियन बनने नहीं जा रहे हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, तो आप उस सोच के साथ में पढ़ाई शुरू करो। जब भी आप कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो तो आप ये देखो कि आप जब पढ़ते हो तो आप ये देखो कि अगर आप आईएएस आईपीएस हो जाओगे तो आप कैसे रिएक्ट करते, कैसे करते। इतने सारे लोगों को ट्रस्ट होता है आप पे, आप कैसे उनको मतलब क्या बोलते, कैसे करते। और आप इस चीज़ से दूर रहना कि जो सोशल मीडिया में और इन सब चीज़ों में जो एक आता है ना कि मतलब कि ग्लैमरस दुनिया दिखाते हैं, ग्लैमरस कुछ नहीं होता है। वी ऑल आर सिविल सर्वेंट। तो उस थॉट को रखो। ये पॉलिटिशियंस और जो बाकी जो मीडिया फ्रीक पर्सन्स होते हैं, इन सब चीज़ें दूर होती है। सर्विसेज का मतलब होता है कि जब आप सर्विस टू द सोसाइटी या सर्विस टू द नेशन कर रहे होते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपके साथ में। तो पर्सनैलिटी जब आप पढ़ते हो तभी आप धीरे धीरे ग्रूम करना शुरू करो। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप एनालाइज़ करो कि अगर कल को मैं जब बनूंगा आईपीएस आईएएस जो बनूंगा, तो मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मैं कैसे सोचूंगा, मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल बी इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी। फिर आता है यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो है उसमें मैंने जैसे कोई कोचिंग नहीं की थी। मैंने बताया सोर्सेज मेरे, मैंने ऑनलाइन तरीके से ही जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा, जैसे अवधेश एकेडमी की ऑनलाइन मैंने परचेज़ कर लिया था, मैं घर बैठ के पढ़ता था। इसी तरह मैं लर्निंग स्पेस डिजिटल का जो बताया, मैं उसके एडिटोरियल लेक्चर्स वगैरह सुनता था, वो भी मैं घर बैठ के ही सुनता था। तो आजकल आपको ये सब फैसिलिटीज़ हैं तो यू शुड डू, है ना। तो कोचिंग मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हाँ मैं डिनाई नहीं कर रहा, जिसको करना है करे। क्योंकि कोचिंग से एक फ़ायदा ये रहता है कि एक टाइम लाइन सेट होता है, आप एक फ्रेमवर्क में आ जाते हो, आपको पता होता है कि कितने मतलब क्या चलना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कोचिंग लेनी है तो लो, नहीं है तो आप मतलब खुद से भी कर सकते हो। इंडिविजुअली यू कैन डू द प्रिपरेशन, जैसे मैंने तो नहीं की थी। हाँ, टेस्ट सीरीज़ का पूछते हैं यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूँ टेस्ट सीरीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस की। पर मेंस का ये रहता है कि आपको जब सुबह आप पेपर GS1 लिखते हो, शाम में GS2, देन नेक्स्ट डे आप फिर अगेन GS3 GS4, जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो ना आपको टाइम का पता होता है। आपको ये पता होता है कि उस 3 घंटे में कितना फास्ट आपको लिखना है, कितना तेज़ आपका माइंड चलना चाहिए, कैसे आप अप्रोच करते हो। वो एक मेंटल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। तो टेस्ट सीरीज़ इज़ गुड, यू कैन डू फॉर द टेस्ट सीरीज़। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको एनालाइज करते रहना चाहिए बीच बीच में। जब भी आप पढ़ते हैं कोई चीज़, आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उसको उठा के देखो कि जलियांवाला बाग जैसे मान लो आपने पढ़ा, तो देखो जलियांवाला बाग में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन साइकोलॉजी जैसे मेरा ऑप्शनल था, तो मैं प्रीवियस पेपर हमेशा रिफ़र करता रहता था कि अच्छा ये टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कब आया, कितने बार आया। कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें यूपीएससी हर साल पूछती ही पूछती है।
तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी समझ भी होनी चाहिए। फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें? तो मीडियम देखो, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ करो। ये मत सोचो कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते थे और आपको कोई बोलता है कि नहीं नहीं हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता, इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं है। आप जिस मीडियम में कंफर्ट हो, आप जिस मीडियम में ज़्यादा अच्छे से आंसर लिख सकते हो, जिस मीडियम में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, डजेंट डिपेंड कि आपको इंग्लिश या हिंदी मीडियम में किसी के हिसाब से सुनना चाहिए। ओके। फिर आपको पूछते हैं कि आपको यूपीएससी तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? मैंने बताया कि मैं जब बैंक में था तो उस टाइम पर 2014 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे और मेरी ड्यूटी ऐसे लगी थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था कि हम लोग को जब आप ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो हम लोग को सबमिट करने गए थे स्ट्रॉन्ग रूम में। उसके बाद वहाँ से मैं लौट रहा था तो मेरे जस्ट बगल में ही उस डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हैं वो मेरे साथ में ही थे। तो ऐसे बात होने लग गई और उन्होंने बोला कि आप किस डिपार्टमेंट से हो? मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम बैंकिंग डिपार्टमेंट। तो फिर उन्होंने बोला कि यू आर क्वाइट यंग एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। तो तब तक मुझे यूपीएससी नहीं पता था क्या होता है, बस वो एक लाइन थी जो हिट कर गई। देन धीरे धीरे जब मैंने देखना शुरू किया थोड़ा थोड़ा सा, फिर एक बैंक में मेरे एक और सीनियर थे, वो स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। थोड़ा मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो वहाँ से बस मुझे आया। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप मोटिवेट कैसे रहते हो, उसके लिए मैं दो मेरे हमेशा एक मतलब इंस्पिरेशनल्स हैं जिनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी और एमएस धोनी। तो इन दोनों को मैं आज भी फॉलो करता हूँ क्योंकि इन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इन दोनों से मैंने सीखा है कि स्ट्रगल ही सक्सेस का पाथ है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रगल करते हो, जितना ज़्यादा आप लाइफ में रिस्क लेने के लिए एपेटाइट होते हो, उतने ज़्यादा आपकी सिलेक्शन रेशियो, सक्सेस रेशियो बढ़ जाती हैं। आप धोनी को देखो, धोनी अपने आखिरी ओवर तक मैच ले जाएगा एंड देन ही जस्ट वेट कि वो कोई एक बॉल होगी जिसमें 6 हिट करेगा एंड इंडिया विल विन द मैच। तो आप वेट करो, पेशेंस दो, मतलब टाइम आता है पर यू हैव टू वेट। इसी तरह अब्दुल कलाम जी से आप सीख सकते हो कि मतलब आपको सक्सेस ना एक बार में नहीं मिलती है, मतलब इट इज़ नॉट ओवरनाइट जर्नी। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करना होता है, कंसिस्टेंट होना होता है। कोई चीज़ पाने के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका वो डेडिकेशन शो होना चाहिए, तब जाके आप वो चीज़ पाते हो। जैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विंग्स ऑफ फायर हो गया, इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, रिवोल्यूशन 2020 हो गई, ये सारी बुक्स अब्दुल कलाम जी की हैं। आप उनको पढ़ो, उनको रीड करो, देखो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। और जो कोई पूछ रहा था मेरे से कि पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम होती है, जब आप ये बुक्स रीड करते हो देन ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। देन यू फील कि आप में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और यूपीएससी तैयारी में सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? तो जैसे सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वाली चीज़ हो गई है। आप फिक्स कर लो कि आपको सोशल मीडिया में कौन कौन से चैनल देखने हैं। जैसे आपको फिक्स कर लो कि अगर आपको कोई ऑनलाइन सोर्सेज हैं आपके, तो उनके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। यूट्यूब में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आज बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जहाँ जहाँ आप देखोगे कुछ ना कुछ आता रहेगा एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। अपने सोर्सेज लिमिट रखो, अपने सोर्सेज़ को जितना हो सके एक जगह कहीं जगह पेन डाउन कर लो कि मुझे हिस्ट्री यहीं से पढ़नी है, पॉलिटी यहीं से पढ़नी है, ज्योग्राफी यहीं से पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा यूट्यूब में देखोगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे। अब जैसे यूट्यूब में भी अगर आपने कोई एक दो चैनल फॉलो करना है तो बस उन दो को ही फॉलो करो। अब आप ये नहीं कि मतलब जितने चैनल्स हैं सारे फॉलो करने बैठ गए, कभी भी आपका मतलब फिर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। आप एनर्जी तो दे रहे हो, आप वो मतलब मेहनत कर रहे हो, बट डैट जो आपकी मेहनत है, हार्डवर्क है, इट इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन। और जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आपको लगेगा कि यार मतलब मैं तो कर रहा हूँ पर हो कुछ नहीं रहा है। इसलिए फोकस ऑन द राइट ट्रैक, फोकस ऑन दी कि आप लिमिटेड सोर्सेज रखो और उसके बाद अपना फॉलो करो। चक्षु पूछते हैं कि आपने कहा कि करंट 2 साल का होना चाहिए, आपने कहा कि करंट 2 साल का होना चाहिए, तो क्या सिर्फ अवेयरनेस चाहिए कि क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन करनी है? नहीं, 2 साल का प्रॉपर करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो। जैसे आप 2022 का है तो आप 2020 की जैसे मार्केट में मैगजीन्स मिल जाएंगी, मंथली आती हैं। आप कोई एक मंथली मैगजीन्स ले आओ, जैसे विजन आईएएस आप 1 साल के ले आओ, या फिर आईएएस बाबा का पूरा 1 साल का ले आओ, उनको पढ़ डालो आप। तो आप क्या होगा ना, आपको एक नॉलेज बेस बनेगा। और फिर जो 2021 है, जो प्रेजेंट ईयर है, इसको तो आप और थॉरली पढ़ो। इसको तो आपको कंसिस्टेंट मतलब इसको तो आपको बहुत ही मेटिकुलसली पढ़ना है। पर जो लास्ट ईयर है एटलीस्ट उसको थोड़ा तो देखना ही है। शिवानी पूछते हैं कि सर 3 साल का प्रिपरेशन काफ़ी है सर? 3 साल बहुत है शिवानी, 3 साल इज़ मच। मतलब अगर आप 1 साल भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हो एंड इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन, तो आपका 1 साल ही काफ़ी है।
हाँ, बट अगर आप वेट मतलब मैं ये बोलूँगा कि मैक्सिमम 2 ईयर और एट मैक्स 1 ईयर इतना सफिशेंट है इस प्रिपरेशन के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे फिर एक एनर्जी भी लॉस होती है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी भी ना एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो कंसिस्टेंसी है, फोकस है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। इसलिए 1 साल या 2 साल एट मैक्स आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, देन यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। रवि शर्मा पूछते हैं सर कंसिस्टेंसी कैसे रखें। कंसिस्टेंसी देखो रवि, मैं बता रहा हूँ ये अपनी अपनी इंडिविजुअल जो हमारे लाइफ के गोल्स होते हैं ना उनसे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बनना है एंड क्यों बनना है, तो आपका ना जो एक मोटिवेशन होगा, आपका जो डेडिकेशन होगा, कंसिस्टेंसी होगी, डैट विल बी ऑन द राइट पाथ, इन द राइट डायरेक्शन। और कंसिस्टेंसी के लिए आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। जैसे मैं हूँ, मैं मॉर्निंग जब 4:30 उठता था तो कभी कभी ऐसा होता था यार, मतलब क्या कर रहे हैं यार, सुबह डेली उठ के पढ़ रहे हैं, बस ये चल रहा है वो चल रहा है, पर अल्टीमेटली अपने आप को मैं समझाता था नहीं यार अभी मेहनत करूँगा तो शायद लाइफ मेरी अच्छी हो जाएगी। द डे व्हेन आई विल सी माई नेम इन द यूपीएससी लिस्ट, मतलब वो दिन के लिए वेट करना है और वो चाहिए, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी आपकी अपनी सेल्फ मोटिवेशन से ही आएगी। तो इसलिए आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, जिस तरीके से मोटिवेट कर सको। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मोटिवेट करो कि कल को मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, दे विल अप्रिशिएट मी, उनके सामने मेरी एक अलग इमेज हो जाएगी। तो इससे सोच सोच के कैसे भी मतलब यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ। प्रकाश पूछते हैं सर हाउ टू नो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन तो देखो आप जब आप राइट डायरेक्शन में होते हो आपको फीलिंग आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेलते हो, अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपने लॉन्ग ड्राइव पे प्रैक्टिस किया और आप किसी दिन एक अच्छी बॉलर्स को अगर आप लॉन्ग ड्राइव खेल पा रहे हो, आपको पता लग जाता है यू आर इन द राइट डायरेक्शन। तो सेम विद स्टडी ऑल्सो, कि अगर आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, आप टेस्ट सीरीज़ देखना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एंड यू आर एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस, देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन। उसके लिए ऐसा कोई बड़ा आप यू डोंट थिंक अबाउट इट। सचिन पूछते हैं कि सर वाइल मेकिंग नोट्स ऑफ ईच कीवर्ड्स ऑफ सिलेबस देन कितनी डायमेंशन मस्ट कवर ऑन ईच कीवर्ड्स ऑफ सिलेबस ऑफ मेंस। सचिन मेंस के लिए देखो सिंपल सा है कि आपको मल्टी डायमेंशनल होना ही पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो केवल हिस्ट्री इन सीरीज नहीं पढ़ी जाती है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद ज्योग्राफी, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद पॉलिटी एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद सोशोलॉजी या सोसाइटी एनीथिंग। तो मल्टी डायमेंशनल रखो। जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाते वक्त आप अपने माइंड को इस तरह से रखो कि यू कैन थिंक इन अ मल्टी डायमेंशनल वे, मल्टी अप्रोच होना चाहिए। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पढ़ते हो तो इट इज़ नॉट ओनली विद द हिस्ट्री, it is with the international relation, it is with the society of the people, it is with the psychology of the people, so it is with the sociology, it is with the psychology, it is with the international relations। तो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो देखो आप लोग ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। मतलब यूपीएससी निकालना कोई ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सभी निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, मैं भी निकाला हूँ। मेरा भी ऐसा कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं भी बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से मैंने स्कूलिंग किया। देन आई डिड वेरी नॉर्मल कॉलेज। उसके बाद मैं बैंक में था, मुझे यूपीएससी पता तक नहीं था क्या होता है। जब मुझे पता लगा देन मैंने यूट्यूब में थोड़ा गूगल पे सर्च किया कहाँ पे कैसे पढ़ना चाहिए, फिर मैंने पेन डाउन किया कि बस इतना ही पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सबसे बेस्ट है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि देखो 24 घंटे का जो टाइम मिलता है वो सबके लिए सेम है। अब उस 24 आवर्स को आप कितना यूटिलाइज़ करते हो, जितना पॉजिटिव यूटिलाइज़ करते हो ना, डैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। देखो एक छोटा एग्जांपल लो कि अगर आप 6 महीने में फॉर एग्जांपल कोई बंदा 7 घंटे पढ़ता है, कोई बंदा 9 या 10 घंटे पढ़ता है, तो आप 6 महीने में कंपैरिजन कर लो कि जो 10 घंटे पढ़ रहा होगा वो 100% कहीं ना कहीं उस दूसरे वाले बंदे से हमेशा ऊपर ही होगा। तो ये है कंसिस्टेंसी की एक्चुअल क्या बोलेंगे उसको, रिज़ल्ट। तो इसलिए आप कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रहो और मतलब बिना डर के, विदाउट एनी फियर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सैनी पूछ रहे हैं सर इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। सी इंग्लिश, अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हो देन इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको जब आप आंसर राइटिंग करते हो देन आपको अपने ग्रामर्स पे भी ध्यान देना होता है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान देना होता है। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हो देन इंग्लिश इज़ नॉट ए मेजर इशू। हाँ, एक पेपर लैंग्वेज का होता है इंग्लिश का, वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी उसको 2-4 दिन पहले भी पढ़ लोगे देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट, क्योंकि उसमें केवल आपको कट ऑफ पार करना होता है, उसके मार्क्स कभी मेंस में जुड़ते नहीं हैं। अपने विचार कैसे कंट्रोल करें, विचार के लिए देखिए देखिए अभी आपकी लाइफ में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है,
यूपीएससी निकालना ना, तो आप अपने सारे थॉट्स को, सारी एनर्जी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करो। आप अपने माइंड को हर वक्त ये बोलते रहो कि बस मुझे ये करना है तो करना है। आप पता है जो भी इंसान सक्सेस होता है ना, उसमें और हमें क्या एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि वो फोकस्ड होते हैं, उनको पता होता है कि उनको करना क्या है। उनके 24 आवर्स में ना बस एक चीज़ चल रही होती है कि मुझे ये करना है तो करना है। अगर वो कोई कहीं टाइम वेस्ट भी कर रहे होते ना, तो बैक में उनके चल रहा होता है कि नहीं यार, ये चीज़ करने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ये नहीं करना है, एंड आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडी। तो बस यही एक गोल है। आप अपने विचार को कंट्रोल तभी कर सकते हो। आप अपने आप को जैसे जो आजकल दिखाते हैं कि फ्रेंड सर्किल होती है, बोलते हैं यार चाय पी कर आते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट करके आते हैं, ये करते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, संडे आ गया थोड़ा गपशप मार लेते हैं। यार मतलब आप बताओ, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए या फिर आपका माइंड थक गया है, देन यू कैन गो, आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब ये नहीं कि आप 2-2 4-4 दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। अब ये भी नहीं हो रहा है कि हर संडे अब आपको पढ़ना है, तो अब किसी दोस्त ने आया बोला अरे यार संडे चल घूम के आते हैं, अरे आपको पढ़ने का मन हो तो आप पढ़ाई करो, लेट इट बी। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे साथ में बस 1-2 दोस्त हुआ करते थे, मैं तो ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बनाता भी नहीं था प्रिपरेशन टाइम पे। और जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स, उनको मेरा नेचर पता था कि मैं कभी पढ़ रहा है तो वो नहीं सुनेगा ना कहीं जाएगा। तो ऐसा रिजिड बनो, यू हैव टू बी। अपने विचारों को कंट्रोल आप खुद कर सकते हो, बस आप फोकस्ड रहो। आपको हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, उसके अलावा कोई और थॉट होनी नहीं चाहिए आपके माइंड में। फिर आप देखना कितना ज़्यादा आपकी एक क्या कहते हैं, आपके जो अटेंशन लेवल है वो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। शिशिर पूछते हैं सर सीएसई में मेडिकल रिपोर्ट में कैसे देखें कि फ़िट है या अनफिट। मित्र की मेडिकल रिपोर्ट आप अभी क्या चेक कर सकते हो, वो तो जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाओगे तब आपका मेडिकल होता है। और अगर आप आईपीएस में आते हो तो थोड़ा सा मेडिकल इशू होते हैं, वो भी बहुत थोड़ा सा ऐसा माइनर है, ऐसा कोई बड़ा मेजर नहीं है। बाकी मेडिकल का ऐसा कोई इशू नहीं है। आप एक बार चाहो तो अपनी बॉडी चेकअप करवा सकते हो फॉर योर सेटिस्फैक्शन, पर ऐसा कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी ना किया ना कभी कुछ हुआ, है ना। सो यू कैन थिंक अबाउट इट, बाकी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। फिर जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है। मैंने पहले ही बोला कि ना आपको ऐसा दिल्ली जाना चाहिए, ना आपको ऐसा कोई कोचिंग की बहुत नीड है। हाँ, पर आपको एक प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी मतलब एक आइसोलेशन चाहिए जहाँ पे आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो। आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप फैमिली से भी थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, जब हम घर पे होते हैं तो बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, ये होते हैं, फिर कभी कुछ कोई काम बता दिया, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग आप डिसाइड कर सकते हो अपने लेवल पे कि करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए देन गो फॉर इट, कोई बुराई नहीं है। और जिसको लगता है सेल्फ स्टडी वो कर सकता है, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं की है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। पेड तरीके से आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, आप फ्री टाइम पे भी पढ़ सकते हो, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन। देखो दोनों मीडियम अच्छे हैं। जैसे मैं क्या करता था, कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी तैयारी करता था, जैसे मैंने बताया कि पढ़ते वक्त मेरा हाथ यूँ, अभी भी मेरे हाथ में पेन और डायरी हमेशा होती है, तो मैं अभी भी क्या करता हूँ, मेरा हाथ चलता रहता है। पर ऑनलाइन का फ़ायदा ये रहता है कि जैसे थोड़ा सा जब आप नोट्स बनाते हो या फिर आप पढ़ते हो, तो ऑनलाइन में आप सर्च करना आसान होता है। तो मैंने दोनों अप्रोच फॉलो किए थे। इवन ऑनलाइन भी अप्रोच था मेरा और ऑफलाइन भी अप्रोच था, तो आप दोनों अप्रोच फॉलो कर सकते हो। एंड इट डिपेंड्स कि आप किस में कंफर्ट होते हो। देखो सीधा सा है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ना, ये आपके कंफर्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन तरीके से अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है नहीं ऑफलाइन तरीका सही है, आप ऑफलाइन अडॉप्ट कर लो। अगर आपको लगता है हाइब्रिड मॉडल सही है, जो मैंने अडॉप्ट किया था, वो भी बेस्ट है। तो डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट। तो किसी कहने पे नहीं जाओ। आप ये देखो आप कितने यूज टू, आप कितना अपने को ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से प्रिपरेशन पे ढाल सकते हो, दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। सिलेबस समझ नहीं आता उसका क्या करना चाहिए। देखो सिलेबस का क्या है कि यूपीएससी सिलेबस ना ऐसा है कि आप ना उसको जब कम से कम 10-12 बार पढ़ोगे, 15-20 बार पढ़ोगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। वो कोई एक ऐसी चीज़, देखिए आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई ऐसे एक छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं कि बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। आप सिलेबस को जब 10 बार 15-20 बार आप पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हर एक कीवर्ड का मतलब क्या है सिलेबस का। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सिलेबस को आप उसको पढ़ो, उसको एक बार नहीं। और ऐसा नहीं है कि, और देखो जो एक डेडलाइन बनाते हैं ना कि एक हफ्ते में मुझे पॉलिटी ख़त्म कर देनी है, एक हफ्ते में हिस्ट्री ख़त्म कर देनी है, ये अप्रोच फॉर द लॉन्गर टर्म मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ना उस टाइम पढ़ तो देते हो पर रिटेंशन नहीं होती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिविज़न। आप एटलीस्ट ऐसा कर सकते हो कि
1 वीक में ना 1 दिन आप अपने रिवीजन के लिए बना सकते हो, या फिर डेली का भी आप 1 घंटा सेट कर सकते हो रिवीजन के लिए। जैसे मैं तो 1 घंटा डेली का सेट किया हुआ था, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने एक दिन तक रिवीजन बनाया पर उस दिन मान लो पढ़ने का उतना अच्छा नहीं आया, तो आपका वो दिन फिर ऐसे अनयूज़ हो जाता है। तो मैं तो डेली का फिक्स किया हुआ था कि मतलब डेली 1 घंटा मैं रिवीजन के लिए निकालता था। तो रात में जो डिनर का बाद का टाइम होता था मेरा, वो रिवीजन का टाइम होता था अक्सर। तो या कभी कुछ रिवाइज़ कर लिया, तो इस तरीके से मैंने तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज़ किया था। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। मैप समझ नहीं आते उसका क्या करें, सही बोल रहे हैं। मेरे साथ भी यही इशू था कि मुझे मैप समझ नहीं आता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने लर्निंग स्पेस डिजिटल का जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे इसलिए मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वहाँ पिक्टोरियल तरीके से चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं, और वहाँ पे हर एक इश्यूज़, अगर कोई भी प्लेस जो न्यूज़ में होती है उसको बाकायदा मैप के थ्रू समझाया जाता था, जिसकी वजह से मतलब मुझे लगता है कि मैं ज्योग्राफी में मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। तो मतलब यू कैन गो फॉर इट। बाकी मैप्स का तो जो मैंने फ्रेंड से सुना है, आपको चाहिए कंटिन्यूसली आप देखते रहना चाहिए, आपको जो आपकी मैप्स एटलस वगैरह उसको देखते रहना चाहिए, जो भी न्यूज़ प्लेस में है थोड़ा उसको देखते रहना चाहिए। और धीरे धीरे मैप्स ना ऐसे ही सही होता है कि आप जब उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब उसको देखना शुरू करते हो तो 4-5 मंथ लग जाते हैं, पर अराउंड तब तक आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है मैप कैसा है कैसा नहीं है। वो एक दिन का होमवर्क नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी वन नाइट जर्नी नहीं है कि आप सोचो कि मैंने आज पॉलिटी पढ़ ली तो बस अब मैं कल पॉलिटी मास्टर बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं बताऊँ मेरी साइकोलॉजी ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम मैंने 2-2 बार खरीदी है, क्योंकि इतनी मेरी अंडरलाइन कर करके इतनी गंदी हो जाती थी कि मुझे न्यू परचेज़ करनी पड़ी। तो ये चीज़ें हैं, तो जितना ज़्यादा आप उनको रिवाइज़ करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू विल डू, द मोर यू विल बी इन अ पोजीशन टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। अब रिवीजन कैसे करें, मैंने रिवीजन का आपको बताया कि मैंने तो अपना डेली का बना फिक्स किया हुआ था, तो आप अब हिसाब से अपने टाइम टेबल हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद शिशिर पूछते हैं कि सर एक ट्रेंड चला है कि किस तरह से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सारे शीट किस तरह फिल कर दिए। शिशिर ये सब देखिए, मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि दीज आर दी बुलशिट थिंग, है ना, और इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी बस पढ़ाई पे ध्यान दो, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने फोकस करो अपनी स्टडी पे। क्या लोग बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इनसे नहीं जाना चाहिए। आप अभी दिल्ली चले जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे आपको ऐसे पंडित टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि ये होता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अगर इतने ही तेज़ थे तो आज तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आप खुद सोचो, है ना। तो बेस्ट थिंग ये है कि आप अपने हिसाब से तैयारी शुरू करो, आप अपने कंफर्ट को देखो। इतने सारे टॉपर्स को जब आप देखते हो सुनते हो तो उनकी जो बुक लिस्ट है, उन बुक लिस्ट को आप एक जगह नोट डाउन कर लो। उसके बाद आप देखो कि उसमें क्या एग्जैक्टली पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उतना सेग्रीगेट करो। उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करो। जब तक आप शुरू नहीं करोगे मतलब आप डिस्ट्रैक्ट होते ही रहोगे। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछें डिस्ट्रैक्शन हो बहुत सारे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन का वन ऑफ द फंडामेंटल ये कि आप अपने फोकस्ड ही नहीं हो। आप जिस दिन फोकस नहीं होगे तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है। पूजा पूछते हैं कि सर स्टार्टिंग किससे करें। स्टार्टिंग आप किसी से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि जैसे मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती थी तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री उठाई थी एंड पॉलिटी। तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है देन ही कैन स्टार्ट द ज्योग्राफी। स्टार्ट करो, मतलब आपको देख लो, पढ़ने सभी हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लोगे बाकी 2-4 नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने सभी हैं। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही है, क्यों पूछा। सो द बेस्ट थिंग इज जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है यू कैन स्टार्ट विद इट। रजत पूछते हैं सर व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस डे टू डे बेसिस। हाँ चलो, कोई तो पूछा मेरी सर्विस से क्वेश्चन है। रजत एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब व्हेन यू कम टू द सर्विस देन यू विल फील। एंड प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि कभी आपको वीवीआईपी विजिट होती हैं तब इश्यूज़ होते हैं, कभी कंप्लेनेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं, मतलब तरह तरह का होता है। सर जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन गो एंड गूगल इट, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़। सो चैलेंजेस आते हैं बट यू एंजॉय, बिकॉज जब आप एक सर्विस में होते हो ना एंड यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू एंजॉय ऑल्सो एंड देन यू वर्क ऑल्सो, द बोथ थिंग्स मतलब साइमल्टेनियसली चलती हैं। सर मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया है, प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ग्रेजुएशन में के बाद स्टार्ट कर सकते हो। देयर आर सम पीपल जो 12th के बाद शुरू कर देते हैं, तो डिपेंड्स कि आप कब शुरू करते हो। जितनी अर्ली शुरू करोगे उतना आपके बेटर चांसेस हैं। ध्रुव पूछते हैं सर 6 to 12 पूरे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। मैंने ध्रुव आपको बताया कि
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 3 की सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको 8th से पढ़ सकते हो, 6th 7th बहुत ही बेसिक है, 8th 9th से आप शुरू कर सकते हो। और उसके बाद आप क्या कहते हैं, रवि शर्मा कहते हैं हाउ बैडली यू वांट दैट पोस्ट, विल पावर इज़ एवरीथिंग। एग्जैक्टली रवि, विल पावर इज़ एवरीथिंग। आप जितना ज़्यादा देखिए, लाइफ में कुछ भी अचीव होता है ना, आपकी विल पावर से ही अचीव होता है। आप कितना उस चीज़ को पाना चाहते हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे माइंड में बस एक चीज़ चलती थी कि यार मतलब मैंने ऑलरेडी अपनी जॉब छोड़ दी थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, बैकअप था नहीं, तो मेरे लिए इट वॉज डू और डाई, कि मतलब कैसे भी करके मुझे बस अचीव करना है, कुछ भी करके निकालना है एग्ज़ाम को कैसे भी। सो ये मेरा एक फोरमोस्ट था कि मतलब नेगेटिव मोटिवेशन भी कर लो हम, पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन के लिए था कि मतलब अगर नहीं करूँगा, नहीं होगा, तो व्हाट आई विल डू इन माई लाइफ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड था नहीं कि मतलब इकोनॉमिकली मैं साउंड हूँ, है ना। और पॉजिटिव मोटिवेशन ये था कि अगर हो जाएगा देन आई विल गेट द रिकॉग्निशन द सोसाइटी, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, पीपल विल अप्रिशिएट। वो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है व्हेन द पीपल गेट रिस्पेक्ट। तो दोनों टाइप की मोटिवेशन काम करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी में, आपकी विल पावर में। सचिन पूछते हैं कि इकोनॉमी के लिए, मैंने इकोनॉमी के लिए मृणाल पढ़ा था, तो आप मृणाल देख सकते हो। एंड मृणाल आई थिंक अभी बेस्ट है। एंड लर्निंग स्पेस डिजिटल जो मैंने बताया, उसमें जो GR सर हैं वो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक लेक्चर लेते हैं, तो मैंने उनको भी फॉलो किया था। पूजा पूछती हैं सर वो एक बेसिक होता है कि NCERT कंप्लीट करनी चाहिए। NCERT देखो एज सच एक वो नहीं है, मतलब एक कोई रूल नहीं है कि NCERT पढ़नी ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ NCERT बेकार है, NCERT पढ़नी है, पर NCERT पढ़ने का भी एक तरीका है। तरीका ये है कि जब आप NCERT पढ़ते हो तो आप NCERT को, मैंने वही जो पहले बोला आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे फंडा अपने ज्योग्राफी में मान लो आपने पढ़ लिया कि वो पढ़ा आपने फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक वगैरह का कोई चैप्टर, डिज़ास्टर का आपने कोई चैप्टर पढ़ा, तो आप उस चीज़ को ना NCERT से भी पढ़ो उसी टाइम पर। तब आप देखो आपका जो नॉलेज बेस है ना, आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो और डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने आज ज्योग्राफी पढ़ लिया फिर रख दिया फिर आप कभी और उठा रहे हो। मैं कहूँगा साइमल्टेनियसली आपकी NCERT चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि NCERT पहले ख़त्म करें उसके बाद हम आगे स्विच करें, ऐसा नहीं है। हमें इतना माइंड है कि हम वी कैन स्टार्ट। तो आप पढ़ो जो भी आपकी ज्योग्राफी आप जहाँ से पढ़ना चाह रहे हो। जैसे मैंने बताया कि मैंने मृणाल में राजतनिल मैडम के लेक्चर्स थे, उनको देखे थे मैंने, तो मैं उनको लेक्चर्स देखता था, देन आई यूज़ टू रीड द NCERT। सिमिलरली मैं क्या करता था लक्ष्मी स्पेक्ट्रम में, हिस्ट्री में पहले मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ता था, फिर मैं NCERT पढ़ता था साथ साथ में। तो ये मेरा अप्रोच था। इससे मुझे क्या लगता था कि मतलब मेरी नॉलेज और अच्छी हो रही है, मुझे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इवन आप एंशियंट इंडिया के लिए जो तमिलनाडु की क्लास 11 है, आपको वो पढ़नी चाहिए, वो बहुत अच्छी बुक है ना। तो NCERT पढ़नी है बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पढ़नी कैसे, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। रजत पूछते हैं सर हाउ डिड यू हैंडल मेंटल प्रेशर स्ट्रेस वाइल प्रिपेयरिंग। तो सी वही है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो मेंटल प्रेशर स्ट्रेस वगैरह होता है, बट ठीक है, वही मैंने बोला कि अगर आप फोकस्ड हो, आप सारे डिस्ट्रैक्शन से कट आउट हो जाओ। उस टाइम पर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं था, ना मेरा फेसबुक अकाउंट था, मैंने डिलीट कर दिया था, ना और बाकी कोई था ही नहीं, ना व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहा था उस टाइम। बस केवल एक मैंने बेसिक फ़ोन रखा हुआ था कि घर से भी अगर फ़ोन आता था तो 2-4 दिन में बात करता था। तो आप जितना ज़्यादा फोकस होगे, जितना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे होगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता जाएगा। देखो स्ट्रेस कब बढ़ता है, जब आपको ऐसा होता है कि यार मैं मतलब सब हौच पौच हो रखा होता है, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। सोचनी क्या चाहिए कि आज आपने जो डिसाइड किया पढ़ने के लिए वो आपने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 वीक में इतना पढ़ लेना है या 2-3 डेज़ में इतना ख़त्म कर लेना है, अगर आपने उतना ख़त्म कर लिया देन पैड ऑन यू कि गुड, आपने इतना कर लिया है, दैट इज़ द थिंग। तो स्ट्रेस धीरे धीरे अपने आप मिनिमाइज तब होता है जब आप राइट डायरेक्शन और राइट पाथ में चल रहे होते हो। तो इसके लिए ये मत सोचो कि, और ये कभी कंपेरेटिव मोड में नहीं पढ़ना चाहिए कि मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आप सोचो कि नहीं यार उसका इसने इतना पढ़ डाला, उसका तो ये हो गया। और बहुत सारे लोग होते हैं जो शो ऑफ भी करते हैं कि मतलब मैंने जितना कर डाला है, ये कर डाला, फिर आप अपने आप को प्रेशर में ले लेते हो कि यार उसको तो इतना आता है, मुझे कुछ नहीं आता। सबकी प्रिपरेशन अपने लेवल पे बढ़ती है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इज ओन पेस। आप अपनी पेस के साथ चलो, अपनी प्रिपरेशन को उसी तरह थॉरो रखो। द टाइम विल कम देन यू विल बी इन द लिस्ट। अच्छा गाइज, आई थिंक आई हैव टू गो नाउ बिकॉज ना आई हैव सम वर्क। लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं।
सर आईपीएस ट्रेनिंग में जाने के पहले डर लगता है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, यू एंजॉय। मैं बोलूँगा सारी सर्विसेज में आईपीएस ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग। पैराग्लाइडिंग, माउंटेन ट्रैकिंग, देन हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, स्कीइंग, क्या नहीं होता है। इवन यू गोल्फ प्ले, एवरीथिंग एवरीथिंग यू नेम एंड यू डू। तो आईपीएस ट्रेनिंग तो आई थिंक इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग इन द कंट्री एज सच। यू गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर, लॉट ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, तो फिर थैंक यू गाइस एंड आई होप ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। कभी भी ऐसा कोई हो तो देखो, मेन मैं लास्ट में यही बोलूँगा आप सबको कि स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी है, प्रिपरेशन अच्छे से करना है, डेडिकेशन रखना है, अपने आप को फोकस रखना है। जितने भी डिस्ट्रैक्टर्स हैं इनसे जितना ज़्यादा बचोगे और जितना ज़्यादा आपका टाइम यूटिलाइजेशन होगा, आपका सिलेक्शन रेशो उतना ही बढ़ जाएगा। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय।